नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ में राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रसादी के पास। तो रसादी जी, आप हमें ये बताइए कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है, इसमें क्या आपको लगता है बीजेपी बाजी मार जाएगी? देखिए, ये कहना कि कौन बाजी मार जाएगा कौन बाजी नहीं मारेगा, ये तो अभी वक्त से पहले होगा। और जो मौजूदा हालात है उसमें चाहे वो देश का नौजवान हो, देश का किसान हो, देश की महिलाएँ हों, देश का आम नागरिक हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। इन्होंने 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया, इन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए, वो किसी पे खरे नहीं उतर पाए, इसलिए जनता खामोश है। पर ये खामोशी इस बात की गवाह है कि सत्ता पलटने वाली है। सर, आपको क्या लगता है जो ये गठबंधन है कांग्रेस और सपा का, ये किस हद तक कामयाब है? कि जनता में नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो किसी गठबंधन या किसी के चेहरे पे वो वोट नहीं कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उससे नाराज़गी में वोट करेगी। और जहाँ पर जनता को जो मजबूत विकल्प मिलेगा, जनता उस विकल्प पे वोट करेगी। ये कोई एक गठबंधन इसका श्रेय नहीं ले सकता, कोई एक पार्टी इसकी श्रेय नहीं ले सकता। लेकिन सर, जो बड़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, जैसे कांग्रेस हो गई और सपा हो गया, बसपा हो गया, ये लोग मुस्लिम संगठन जैसे MIM की है या RUC की है, इन लोगों को साथ में क्यों नहीं ले रहे हैं? कि क्या कारण है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की राजनीति इस वक्त पूरी मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का डर दिखाकर अपना वोट बटोरना चाह रही है, और दूसरी तरफ जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट बटोरना चाहती है। तो राजनीति पूरी मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही है। पर कोई भी दल, कोई भी पार्टी है, उसमें मैं भाजपा को भी शामिल करूँगा और सो कॉल्ड सेकुलर दलों को भी, वो मुसलमानों को उनका जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, जो उनकी हिस्सेदारी है सियासी, वो देने को नहीं तैयार है। वो उनको उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते। और जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इन लोगों ने आज़ादी से पिछले 70-75 साल से लगातार मुसलमानों का वोट लेकर उनका शोषण किया है। और वो ये जानते हैं कि अगर मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे तो वो कल को मजबूत होंगे और वो मज़ीद हिस्सेदारी की बात करेंगे। इसलिए कोई भी दल मुसलमानों को अपने किसी मुस्लिम पार्टी को साथ में लेने को नहीं तैयार। और यही सबसे बड़ा अलमिया है। और इसलिए जब मुसलमान पार्टियाँ अपने दम पर चुनाव लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं, तो उन्हें भाजपा का भी टीम बोलकर यही जो सो कॉल्ड विपक्षी दल हैं ये बदनाम करते हैं। तो सर, ये जैसे आप पेशे से वकील भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कानून व्यवस्था है, जैसे शहाबुद्दीन को जो है मार दिया गया, और उसके बाद मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये एक से एक जो है बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को जो कत्ल किया जा रहा है, क्या ये नेचुरल मौत है या इसके पीछे कई साजिशें हैं? देखिए, साफ तौर पर प्रतीत होता है कि एक साजिश के तहत ये इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आपने देखा कि कैसे वहाँ जो जिला अस्पताल थे उसके प्रांगण में और पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई जो पूरे मिलने थे लाए गए, और उनको वहाँ पे लोगों ने सरेआम गोली मार दी। कुछ लोगों ने, आज तक उस केस में क्या हुआ किसी को नहीं पता। उसके बाद आपने अभी मुख्तार अंसारी जी का 2 रोज़ पहले उनका कत्ल हुआ है। मैं तो इसे यही कहूँगा कि कत्ल हुआ है, क्योंकि उससे 2 रोज़ पहले उन्होंने अदालत में बाकायदा अपनी अर्ज़ी दी और कहा कि मुझे जहर दिया गया। उसके बावजूद उन्हें जो जिस तरह का इलाज दिया जाना चाहिए था, उस तरह का इलाज नहीं हुआ। उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक होकर उनकी मौत दिखाई गई। पर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है सिस्टम पर और सरकार पर, कि किस तरह से कानून व्यवस्था है, कि कैसे जुडिशियल कस्टडी में, कैसे पुलिस कस्टडी में इस तरह की संदेहास्पद मौतें हो रही हैं। और उसके बाद इस पर एक निष्पक्ष आला कमान से, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। तो सर, ये बताइए, जैसे इस सरकार में आप कानून पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? जैसे अभी कोई वकील भी घसीटे जा रहे हैं और महिलाएं भी घसीटी जा रही हैं, किसान भी आंदोलन कर रहा है, तो आखिर ये किस पे भरोसा किया जाए? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा किया जाए कि सरकार पे भरोसा किया जाए? ये इसके बारे में आप क्या कहना है? ये देश, भारत देश जो है उसमें सर्वोपरि उसका संविधान है, और देश संविधान से चलेगा। और संविधान के अंदर जो भी न्याय व्यवस्थाएं हैं, जो भी डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, सब उसके अंदर आते हो, चाहे सरकार हो, न्यायालय हो या कोई अन्य इस तरह की बॉडी हो। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज जनता को इस बात का बखूबी एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो कार्य प्रणाली है वो जनता के हित में नहीं है, वो जन विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है और वो संविधान विरोधी है।
और लोगों को इस बात का एहसास है कि अगर ये फिर से पावर में आए तो संविधान में भी बदलाव कर सकते हैं और देश का जो सेकुलर स्ट्रक्चर है उसे खत्म कर सकते हैं। इसलिए लोग खामोश है और मुझे इस बात का यकीन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर होने वाली है और जब दूर होगी तो बदलाव आएगा, देश का संविधान फ्री होगा और न्यायालय में का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। न्यायालय हम सभी के लिए निष्पक्ष है। जो देश की आर्थिक स्थिति है दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, पैसा मिलता जा रहा है, इस पर आपका क्या है? इस पर क्या कहना चाहिए? किस तरीके से सुधार, जैसे भारत कर्जे में जा रहा है, इस कर्ज की अदायगी किस तरह से की जाए? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। देश की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है और इस मैंने शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे फेल है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रही है। अब आप सोच सकते हैं कि विकसित भारत और ये सुपर पावर की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे 130 करोड़ लोगों में 80 करोड़ जनता को इन्हें मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है। यानी कि बेरोजगारी हमारे देश में किस स्थिति में है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि वो 2 वक्त का खाना खा सकें। लोगों के पास भुखमरी इस स्तर पे है। देश अभी हंगर इंडेक्स का इंटरनेशनल रेशियो आया, उसमें देश कितना पीछे निचले पायदान पे चला गया। तो जो स्थिति परिस्थिति है वो सबके सामने है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बदलाव की लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है। लोग त्रस्त हो चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं और देश की जनता, देश का हर वर्ग इस सरकार से छुटकारा पाना चाहता है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये सब मैं आपकी सामने बात करना चाहूँगा। इसमें जो है लोग ईवीएम को लेके बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं। इसके ईवीएम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम के बारे में अभी जो विपक्षी पार्टियां जो सवाल भी कर रही हैं उनके पास अभी तक कोई सही कुछ साबित नहीं कर पाया। पर ये एक बड़ा सवाल है कि ईवीएम में हम ये मानते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है कि नहीं, इसका तो जो टेक्निकल लोग हैं वही साबित कर सकते हैं इस बात को। पर ये साफ है कि जिस तरह से पिछले दिनों में हमने देखा कि कोई भी बटन ईवीएम पे दबाएं